QoS जो है वो बहुत ज़्यादा टाइटली उन्होंने इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी ATM के अंदर एज ए टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिफरेंट क्लास ऑफ सर्विसेज डिफाइन किए, हर क्लास ऑफ सर्विस के साथ डिफरेंट पैरामीटर्स थे, और उस वक्त कहा यह जाता था कि जी दिस इज दी टेक्नोलॉजी जो कि आपको QoS दे सकती है, ठीक है, विच इज एक्चुअली द केस। हार्डवेयर में उन्होंने ये सारे क्लास ऑफ सर्विसेज डिफाइन की थी, कांस्टेंट बिट रेट, वेरिएबल बिट रेट, रियल टाइम, नॉन रियल टाइम, ABR, UBR, पता नहीं कौन कौन से, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर ऑब्वियसली मैं नहीं जाना चाहता आपको लेके, बट ये QoS के पैरामीटर्स थे जो कि आपने उन्होंने एलोकेट किए थे, ठीक है। ATM का सेल को अगर हम देखें, हेडर बहुत सिंपल था, 8 बाइट्स है बिट, ठीक है, 5 बाइट का आपका हेडर है। इसके अंदर 4 बाइट जो है वो GFC की बाइट्स होती थी, जेनेरिक फ्लो कंट्रोल। इनका आइडिया था कि इसको यूज करेंगे बाद में फ्लो कंट्रोल के पर्सपेक्टिव से, बट ये कभी भी यूज नहीं हुई, ठीक है। स्टैंडर्ड ने इसको इसके ऊपर कुछ काम नहीं किया बाद में। वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर है, 8 बिट का वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर है, और 16 बिट के जो है वर्चुअल करेक्शन आइडेंटिफायर है, ठीक है। तो ये आपके, अच्छा अब अगेन ये देखें, वहाँ पर जो 10 बिट्स थे DLCI के लिए, यहाँ पर हमारे पास 32 बिट्स अवेलेबल है। तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन के आप वर्चुअल सर्किट बना सकते हैं, और ये इतने ज़्यादा क्यों है, क्योंकि अब आपकी पोर्ट स्पीड 2.5 गीग तक हो सकती है, ठीक है। तो एटलीस्ट इतने आपके पास सफिशिएंट होने चाहिए जो कि आप डिफरेंट वर्चुअल सर्किट्स को एलोकेट कर सकें। अगेन ये थ्योरेटिकल है, बहुत सारी लिमिटेशन और भी आ जाती हैं, दिस इज जस्ट थ्योरी। PTI, पेलोड टाइप आइडेंटिफायर, इसमें ये अगेन 3 बिट्स का पेलोड टाइप आइडेंटिफायर ये बता रहा होता है कि जी ये यूजर स्पेसिफिक फ्रेम है या नेटवर्क स्पेसिफिक फ्रेम है। अगर मैंने ATM स्विच के साथ कुछ कम्युनिकेशन करनी है, कुछ सिग्नलिंग करनी है, तो मैं नेटवर्क टाइप का फ्रेम भेजूंगा, अदरवाइज मैं यूजर फ्रेम होगा जो कि ATM स्विच से पास हो जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और बिट होती है, ठीक है, और वो फ्लो कंट्रोल के लिए यूज होती है, ठीक है। जिस तरह बैकएंड एंड सेकंड की बिट्स फ्रेम लेके अंदर उसमें एक सिंगल बिट है जो कि यूज होती है। सेल लॉस प्रायोरिटी, अगेन ये इक्वलेंट है डिस्कार्ड एलिजिबिलिटी से। अगर मैं एक्सीड कर रहा हूँ QoS को, तो ATM स्विच मुझे पास कर देगा, और बाद में अगर कहीं पर कंजेशन आती है तो ड्रॉप कर देगा, अगेन सेम फंक्शनैलिटी। और ये इसका हेडर एरर चेकसम है, जो कि इस हेडर का चेकसम जो है कैलकुलेट करता है। अगर दरमियान में कोई एरर आ जाएगा, हेडर चेकसम जो है वो फेल हो जाएगा और डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो एक सेल है, ये तो सिर्फ एक सेल है ना। अब मैंने अगर 1000 बाइट का डेटा ट्रांसमिट करना, तो मैंने 20 सेल्स बना दिया लेट से, ठीक है। तो किसी एक हेडर को, अगर किसी एक ATM सेल को प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसमिशन में, तो वो ड्रॉप हो जाएगा। बाकी सारे जो 19 सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली अपर लेयर पे जाके ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि वो उसका हेडर नहीं मैच करेगा। तो डिफरेंट चेक्स मैकेनिज्म्स है, एक सेल लेवल के ऊपर है मैकेनिज्म, ATM लेवल के ऊपर है, एक उससे ऊपर की लेयर के ऊपर है जो कि एडेप्टेशन लेयर जिसकी हमने बात की थी, चॉप कर रहा है, वो भी अपने कुछ एडिशनल हेडर्स लेकर आ रही है, जो कि उस एंड टू एंड फ्रेम की वैलिडिटी को वेरीफाई कर रहा होता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का डेटा है, डिफरेंट साइजेस है। एडेप्टेशन लेयर जो है वो हेल्प करती है सेल्स बनाने में, राइट। ये वो एडेप्टेशन लेयर जो डिफाइंड हुई है, AL1 टाइप पर एडेप्टेशन लेयर है, टाइप 2 है, टाइप 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये डिफरेंट एडेप्टेशन लेयर है, डिफरेंट इनके रोल्स है। AL1 को नॉर्मली सर्किट इमुलेशन के लिए यूज किया जाता है। चलो था ओके। सर्किट इमुलेशन का मतलब ये है कि जहां पर आपने लेट्स से कि आपके पास एक ATM नेटवर्क है, और आप कह रहे हैं कि जी सर्विस प्रोवाइडर उससे ATM का सर्विस नहीं ले रहा, बल्कि वो मुझसे कहते हैं मुझे एक इवन का सर्किट एंड टू एंड चाहिए थ्रू योर ATM नेटवर्क। सर्किट इमुलेशन से इमुलेट कर रही है ये एक सर्किट को, इवन के सर्किट को। AL1 यूज होता है, टाइमिंग इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट होती है, तो जो कुछ आप ट्रांसमिट कर रहे हैं वो फार एंड के ऊपर आपको मिल जाएगा। AL1 टाइप ट्रैफिक के लिए सर्विस प्रोवाइडर एंड टू एंड इवन की इंश्योरिटी दे रहा है आपको, ठीक है, ताकि कोई पैकेट या कोई सेल जो है वो ड्रॉप ना हो। ये काफी पॉपुलर सर्विस थी जो कि अक्सर सर्विस प्रोवाइडर्स यूज कर रहे थे, नॉट जस्ट टू ऑफर
as a service to business users, but internally अगर आपको कोई लेयर 1 की कनेक्टिविटी चाहिए, कि कोई एप्लीकेशन है जिसको लेयर 1 चाहिए और आपके पास सिर्फ एटीएम नेटवर्क है, तो आप AL1 टाइप के सर्विस से वो इंटरनली अपने पास वो कनेक्टिविटी कर सकते थे। आपको एक एंड टू एंड TDM सर्किट सर्विस करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, AL2 जो है वो यूज हो रही है वॉइस ट्रैकिंग के लिए। ठीक है, आपके पास एक PBX है और आपने वॉइस ट्रांसमिट करनी है, तो और आप एटीएम नेटवर्क को यूज करना चाहते हैं, तो AL2 एडेप्टेशन लेयर 2 को आप यूज करते हुए ये ट्रैकिंग कर सकते हैं। अच्छा, इसका काफी एडवांटेजेस होते हैं। AL2 के एडवांटेजेस क्या है कंपेयर टू, और सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो वॉइस कंप्रेशन में आपको मिल रहा है। ठीक है, आप इसमें साइलेंस डिटेक्शन भी कर सकते हैं। अगर वॉइस ट्रांसमिट कर रहे हैं और अगर कोई बोल नहीं रहा, विच इज द केस मोस्टली हाफ ऑफ द टाइम, एक एंड से बोलता है, दूसरा एंड वाला जो है वो नहीं बोल रहा होता, तो आपको कुछ ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको 50% यहीं पे सेविंग मिल जाती है बैंडविड्थ, rather देन के आप एक 54K का TDM सर्किट एंड टू एंड एस्टैब्लिश कर लें, आप कम बैंडविड्थ के ऊपर जो है वो ट्रैफिक एटीएम नेटवर्क से पास कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे मैकेनिज्म है, आप कंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लीनियर कोडेक्स यूज होते हैं, G729 है, वो आपकी वॉइस को, PCM वॉइस को और कंप्रेस कर देता है, 8 kbps पे कर देता है, उससे कम पे भी कर देते हैं। ठीक है, 729 बहुत पॉपुलर है, 723 बहुत पॉपुलर था ETM के परस्पेक्टिव से, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो अगर आप देखेंगे ATM इनिशियली कहाँ पर डिप्लॉय हुआ, तो बैकबोन, इंटरनेट की बैकबोन के लिए ये काफी पॉपुलर रहा है, क्योंकि उस टाइम के ऊपर जो ये स्पीड फॉलो कर सपोर्ट करता था, कोई और टेक्नोलॉजी उन स्पीड्स को सपोर्ट नहीं करती थी, तो उसके लिए जो एडेप्टेशन लेयर होती थी वो AL5 यूज होती थी। राइट, AL5 एडेप्टेशन लेयर थी जो कि IP को या डेटा को ट्रांसमिट करती थी थ्रू ATM नेटवर्क। ये मैंने सिर्फ एक छोटा सी आपको एग्जांपल देने के लिए AL5 का समझाने की कोशिश की है कि जी ये आपका यूजर डेटाग्राम है, दिस वुड बी योर IP पैकेट। ठीक है, आपने एक IP पैकेट ATM नेटवर्क से ट्रांसमिट करना है। अच्छा, एक लेयर होती है जिसको कहते हैं कन्वर्जन सब लेयर, ये ATM का काम शुरू हो गया है। ठीक है, उसने इस इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ CRC वगैरह कैलकुलेट किया, कुछ चीजें इंफॉर्मेशन एडिशनल ऐड की ताकि उसको बाद में रिकवर कर सके, और उसको सेगमेंटेशन एंड असेंबली साथ चॉपिंग वाली लेयर को फॉरवर्ड कर दिया। तो चॉपिंग के लेयर का काम क्या है, उसने इस पूरी इंफॉर्मेशन को जो है चॉप करके सेल्स बना दिए। ठीक है, 20 सेल्स बना दिए इस इंफॉर्मेशन के। इसके बाद उसका ATM का हेडर लगा जिसमें ये आइडेंटिफाई होगा किस वर्चुअल सर्किट के ऊपर ट्रांसमिट होना है, और उसको आपने पुश करना शुरू कर दिया सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क पे। तो ये सारा काम जो है आपको करना पड़ेगा एक्चुअली बिफोर यू यूज द ATM सर्विस। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली लिमिटेशन बन गया था ATM टेक्नोलॉजी की कि ये सारा प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस जो है आप एक स्पीड से ऊपर कर नहीं सकते। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो ऐसी हीट जनरेट करेगी उससे वो आपका वो इंटरफेस जल जाएगा। ठीक है, तो लिटरली दैट वाज द केस, ATM एक स्पीड पे जाके खत्म हो गया। ATM के डिफरेंट एप्लीकेशन थी, लेकिन लोगों ने इसको एज ए बैकबोन यूज करना शुरू किया IP के लिए। फ्रेम रिले नेटवर्क जो है उनकी बैकबोन भी लोगों ने फिर ATM के ऊपर ट्रांसमिट करना शुरू कर दिया। ऑब्वियसली फ्रेम रिले के अपने डिसएडवांटेजेस थे स्पीड के पर्सपेक्टिव से। तो सर्विस प्रोवाइडर जो अपने नेटवर्क सेटअप करते थे वो फ्रंट जो सर्विसेज थी वो फ्रेम रिले के ऊपर करते थे, बैकएंड के ऊपर वो ATM को यूज करते थे उसको कैरी करना। ठीक है, इसके अलावा फ्रेम रिले टू ATM इंटरवर्किंग भी काफी पॉपुलर हो गई थी उस जमाने में। आपके पास एक एंड है जिसमें आपने फ्रेम रिले की सर्विस दी हुई है, सर्विस प्रोवाइडर के पास ATM की सर्विसेज भी है, और अगर किसी ने ATM की सर्विस ली हुई है तो उस ATM के वर्चुअल सर्किट को आप टर्मिनेट करवा सकते थे फ्रेम रिले के इसके ऊपर भी। दिस इज क्वाइट पॉपुलर, स्पेशली अगर आपके पास ब्रांचेस फ्रेम रिले पे होती थी, तो आप जहाँ पर आपके सारे ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं तो वो हाई स्पीड ATM सर्किट के ऊपर हो सकता था। ठीक है, तो ये भी काफी पॉपुलर ATM की सर्विस थी। पाकिस्तान में ATM कोई गैस करेगा क्या हुआ पाकिस्तान में ATM के साथ? कोई सर्विस नहीं थी।
पाकिस्तान में एटीएम बहुत पॉपुलर था, ठीक है, आपको विजिबल नहीं था, एज ए सर्विस ऑफर नहीं हो रहा था, बट इंटरनली सर्विस प्रोवाइडर्स जितने भी जीएसएम ऑपरेटर्स थे उन सब के पास एटीएम नेटवर्क लगा हुआ था, ठीक है, और उसको यूज करते थे वॉइस कंप्रेशन के लिए। टिपिकली अगर आप वॉइस का चैनल ट्रांसमिट करना चाहते हैं टीडीएम के ऊपर बगैर किसी कंप्रेशन के, तो पीसीएम 64 kbps की रिक्वायरमेंट होती है। एटीएम में वो काम आप 6-7 किलोबिट्स पर कर लेते थे, ठीक है। तो जिस जमाने में बैंडविड्थ बहुत महंगी होती थी, इंटरसिटी बैंडविड्थ स्पेशली, और पीटीसीएल से आपको लेनी पड़ती थी, तो उस जमाने में सब ऑपरेटर्स ने जो है एटीएम के स्विचेस लगाए, वॉइस को अपने एमएससीज के साथ इंटरफेस किया और उसको कंप्रेस करके इंटरसिटी कनेक्टिविटी शुरू कर दी। इसी तरह पीएससी और एमएससी के दरमियान जो थी उसको भी उन्होंने कंप्रेस करना शुरू कर दिया। तो दिस वाज अ वेरी पॉपुलर फंक्शनैलिटी ऑफ एटीएम पाकिस्तान। टीसीएल ने पाए जो सेटअप किया था, अपना जो इनिशियल इंटरनेट बैकबोन थी वो भी एटीएम के ऊपर उन्होंने सेटअप की थी, ठीक है। इसके बाद वो आईपी के ऊपर माइग्रेट कर गए थे, लेकिन जो इनिशियल सेटअप था वो आईपी ऑन टॉप ऑफ एटीएम चल रहा था। एज ए सर्विस उन्होंने ऑफर नहीं किया था उसको, बट वो अपने इंटरनल कंजप्शन के लिए यूज कर रहे थे। ये दो यूजेज मुझे नजर आते हैं पाकिस्तान में, और मेरी विजिबिलिटी ऐसा नहीं है एटीएम पाकिस्तान में। एटीएम और फिल्म के साथ क्या प्रॉब्लम थी, कौन बताएगा? मैंने सब कुछ ऑलमोस्ट बता दिया हुआ है, अब समराइज करना है, ठीक है। एटीएम में फिक्स साइज चालते हैं, ठीक है। एक लिमिटेशन थी उसकी, लिमिटेशन कह सकते हैं उसको, किसी टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन थी, वो स्पीड से ज्यादा स्केल नहीं कर सकती थी उसकी, ठीक है। स्पीड जो है, जो बैंडविड्थ सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफर कर सकते थे इन सर्विसेज को यूज करके, वो एक बहुत बड़ा बॉटलनेक था, ठीक है। फ्रेम रिले E3 से ऊपर नहीं जा सकता था, एटीएम 2.5 गीग से ऊपर नहीं जा सकता था। 2.5 गीग इवन तो बहुत ज्यादा लगता है, बट इट्स नॉट दैट मच। अगर आज आप देखें, जैसे एग्जांपल इसी के लिए फाई जो है वो 40 गीग का उन्होंने बैकबोन सेटअप किया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड वाज वन ऑफ द बॉटलनेक। इसके अलावा इवन दो वो पैकेट स्विच नेटवर्क थे या सेल स्विच नेटवर्क थे, लास्ट माइल उसका टीडीएम में होता था, ठीक है। जो सीपीई, जो कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता था नेटवर्क के साथ, वो कहीं क्लॉक के ऊपर डिपेंडेंट था। मुझे क्लॉक मिलेगी तो मैं ट्रांसमिट करूंगा, क्लॉक नहीं मिलेगी तो मैं ट्रांसमिट नहीं करूंगा, टीडीएम, ठीक है। तो वो लास्ट माइल जो था वो टीडीएम होता था उसका। तो ऑब्वियसली ये एक लिमिटेशन था। क्यों लिमिटेशन था? टीडीएम के साथ ऑब्वियसली इनहेरेंट डिसएडवांटेजेस है कुछ, ठीक है। एक तो वो क्लॉक सेंसिटिव है, दूसरा ये है कि जी अगर आपका पोटेंशियल मिसमैच है, ग्राउंडिंग सही नहीं हुई, तो आपका वो सर्किट काम नहीं करता, ठीक है। तो और बहुत सारे इसके अंदर लिमिटेशन है। सीपीई की पोर्ट कॉस्ट जो है वो भी एक बड़ा चैलेंज था। एटीएम का अगर आप 2.5 गीग का सर्किट लेने जाएंगे, एक इंटरफेस लेने जाएंगे, तो दैट कॉस्ट यू अ लॉट, आई मीन अ लॉट। अगर आप उसका इक्विवेलेंट एक गीग का इंटरफेस लेने जाएंगे, तो वो उससे मेरे ख्याल में